तो दोस्तों, एक और मंगलवार और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ अपनी यूट्यूब चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके। आप सबका बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी चैनल के सब्सक्राइबर्स आने वाले 2-3 दिन में 30,000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ये बहुत खुशखबरी की बात है कि इतने कम समय में आप लोगों का इतना हौसला हमें मिला है, इतना होगारा मिला है, आपकी इतनी अच्छी रिस्पांस मिली है। और वो भी हमने किसी किस्म का कोई ऐसा हथकंडा नहीं अपनाया जो लोग अक्सर यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपनाते हैं कि एक नकली किस्म की सब्सक्राइबरशिप जो है वो क्रिएट की जाए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ जुड़े रहे हैं और आपने भी अपना दायित्व जो है वो पूरी तरह निभाया है। इसलिए आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट खास तौर पे आ रही थी कि मैं मुंबई के जो मशहूर अंडरवर्ल्ड के साथ लड़ने वाले एक खास किस्म के जो पुलिस ऑफिसर हुआ करते हैं, जिनको हम आम तौर पे आम भाषा में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम देते हैं, उनके बारे में कुछ बात करें। लेकिन कुछ ऐसा सबब नहीं बन रहा था, कुछ ऐसा मौका नहीं बन रहा था कि उनकी बात करें। अभी आपको मालूम होगा, सब आपने न्यूज़ देखी होगी, अखबार में पढ़ा होगा कि 3-4 दिन पहले मुंबई के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा नामचीन मशहूर कंट्रोवर्सी में रहे हुए और एक हीरो के किस्म का नाम कमाने वाले ऑफिसर प्रदीप शर्मा, उनकी एक कत्ल के केस में अरेस्ट हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि उनकी अरेस्ट हुई हो, लेकिन अभी इस केस में अरेस्ट होना इसलिए अहम बन जाता है कि देश भर में एक सवाल उठने लगे थे कि क्या हमारी कानून व्यवस्था या हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो इतना नाकाम या नकारा हो गया है कि हमें कानून के साथ लड़ने की हिम्मत हमारी एजेंसीज में नहीं है। इसलिए वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कदम उठाते हैं जिसमें कानून अपने हाथ में लेके लोगों को उनकी ज़िंदगी छीनते हैं, उनका एनकाउंटर करके उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको अपने रास्ते से हटाया जाता है। प्रदीप शर्मा अगर हम कहें तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़ा वो खुद अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं कि 312 एनकाउंटर उनके नाम से जुड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई हिंदुस्तान का सेशन जज, कोई हाई कोर्ट का जज, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसने इतने लोगों को अपने पूरे कैरियर में, जितनी देर वो जज रहे, उस कैरियर में उन्होंने कभी इतने लोगों को उम्र कैद की सज़ा नहीं दी होगी जितने लोगों को इस अकेले शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, अब तक 56 को कहते हैं, और वो फिल्म बनी थी एक जो मुंबई के जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक दल है, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है 20-25 ऑफिसर्स का, उनमें जो सबसे जूनियर आदमी था, सबसे जूनियर जो रिक्रूट था, ऑफिसर था सब इंस्पेक्टर रैंक का, दया नायक, उसने जब ये 56 एनकाउंटर किए थे तो उसके ऊपर वो फिल्म बनी अब तक 56। अगर दया नायक को देखा जाए तो उसका सीना भी शायद 56 इंच का है, बहुत हेल्दी आदमी है, बॉडी बिल्डर किस्म का, तो 56 इंच की छाती और लोगों की तरह दया नायक की भी है। तो लेकिन दया नायक जब फोर्स में आया तो उसको प्रदीप शर्मा के साथ ही अटैच किया गया था। दया नायक बहुत बाद आया फोर्स में, पुलिस फोर्स में। प्रदीप शर्मा 1983 बैच का
महाराष्ट्र पुलिस का जो एक हमारी नासिक में जो पुलिस अकेडमी है, जहाँ से हर साल कोई 100 के करीब पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाते हैं, उनको नासिक में पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग दे के महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, शहरों में भेजा जाता है और उनका एक बड़ा नंबर जो है वो मुंबई में पोस्ट किया जाता है। 1983 का जो वो बैच था उसको ट्रेनिंग दी गई थी। उस समय जो नासिक पुलिस अकेडमी के जो डायरेक्टर थे, जिनको हम प्रिंसिपल भी कह देते हैं, वो बहुत ईमानदार और एक बड़े डिसिप्लिन रखने वाले, जिनके नाम की लोग कसम भी खाते हैं, इतने ईमानदार ऑफिसर थे और बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रखते थे और पॉलिटिकल दखल अपने काम में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। उनका नाम था अरविंद इनामदार। तो इनामदार साहब को के बैच में ये लोग उनकी ट्रेनिंग लेके उनकी संरक्षण के नीचे उनके सिखाए हुए रास्तों पे चलते हुए वो जो 1983 बैच का जो ऑफिसर आए, वो कोई 1984 में कुछ और ट्रेनिंग लेके 1985 में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में उनकी पोस्टिंग हुई। तो उस बैच में जो मैक्सिमम लोग आए, उनमें से बहुत से लोग जो थे यंगस्टर, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने। उसका एक कारण ये था कि वो जो दौर था 80 से लेके 90 तक, वो मुंबई का सबसे वायलेंट दौर था। अंडरवर्ल्ड की आपसी दुश्मनी में रोज कत्ल हो रहे थे, एक गैंग दूसरे गैंग के लोगों को मार रहा था और उसके साथ जो क्राइम इतना बड़ा था वो दौर वो भी था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुंबई में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही थी। पुरानी इमारतों को गिरा के नई इमारतें बन रही थी, खाली पड़ी जगहों को खरीद के या कब्जा करके उसके ऊपर हाई राइज अपार्टमेंट बन रहे थे, जिसको हम आज बिल्डर माफिया का नाम देते हैं। वो बिल्डर माफिया उन्हीं दिनों में पनपा और आगे बढ़ा। तो और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो बहुत हद तक बढ़ रहा था। एक तरफ दाऊद गैंग, दूसरी तरफ पठान गैंग, तीसरी तरफ औरंगबली गैंग, चौथी तरफ वरदराजन बुटलियार, पांचवी तरफ अमर नायक और उसके भाई, और छठी तरफ छोटा राजन, बड़ा राजन, और उसके अलावा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न स्वभाव के शेट्टी ब्रदर्स, थापा, अशोक जोशी, ये सब लोग उसी दौर में बहुत एक्टिव थे। रोज कोई ना कोई क्राइम की घटनाएं होती थी। रोज मुंबई के सड़कों पे, फुटपाथों पे खून बहता था। तो एक तरह से जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी, वो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथों से बाहर जा रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे जूलियो रोबेरो, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि अब वो समय आ गया है कि हम जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ दो हाथ करें, उनके ऊपर हमारा पलड़ा भारी रहना चाहिए, नहीं तो क्रिमिनल इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि पुलिस का डर उनके दिल से निकल जाएगा। और जो हमारा जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है वो उसकी जो चाल है वो बहुत धीमी होती है। सज़ा मिलते मिलते कई साल निकल जाते हैं, जो गवाह होते हैं वो मर जाते हैं या मुकर जाते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनके तबादले हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे कारण हैं कि क्रिमिनल को सज़ा देने में बहुत लंबा समय लग जाता है और उतनी देर तक वो क्रिमिनल जो है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जारी रखता है और समाज के लिए एक खतरे की निशानी बना रहता है। तो वो दौर में जो रोबेरो साहब ने बुलेट फॉर बुलेट का एक मैसेज पुलिस को दिया, उसके लिए उन्होंने ये नए लोगों को चुना। नए लोग मीन तो 1983, 1984 में पास आउट करके नए नए सब इंस्पेक्टर आए थे। उसका कारण ये था कि जो पुराने इंस्पेक्टर थे उनकी कहीं ना कहीं कोई साठ गांठ जो थी वो बड़े क्रिमिनल्स के साथ रहती थी। उन्होंने मिली भगत थी, कुछ रिश्तेदारियां भी होती थी, कुछ आगे के आगे वेस्टेड इंटरेस्ट होता था। तो उनको रोबेरो ये काम नहीं देना चाहते थे। जो नए लोग आए थे उनके आने के दो फायदे थे। एक तो वो उनका जो ब्रेन था, उनका जो माइंड था, वो प्री डिटर्मिन्ड नहीं था। वो कोई पुराने आइडियाज लेके फोर्स में नहीं आए थे।
वो उनको उनके लिए एक नई बात थी। उनको जो शुरुआती दिनों में उनके दिमाग में डाला जाता, वो उसको मान के उसी रास्ते पे चलते थे। और दूसरा क्योंकि उनको मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो वो थोड़ा निडर भी थे, डरते नहीं थे। और एक यंगस्टर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली एजड लोगों से ज़्यादा डेयरिंग करनी, फिजिकल फिटनेस ज़्यादा होती है, तो कुछ उनके हक में बातें जाती हैं। तो इसलिए वो जो पॉलिसी थी बुलेट फॉर बुलेट की, जो 1985 में तैयार की गई, 84 में एंड में, तो उसके तहत इन यंगस्टर्स को उस जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो टीम्स बनाई गई थी 13-14, उनमें शामिल किया गया। तो हर टीम में 2-2 मेंबर थे। मैं पहले भी किसी एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो वो जो टीम्स बनी उनमें से प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, अशोक देसाई, इसहाक बागवान, विष्णु कुंभार, दिलीप सूर्यवंशी, विलास टूपे, विजय सलास्कर, तो इस किस्म के ऑफिसर, रविंद्र आंग्रे, तो ये ऑफिसर सब उस टाइम पे निकले और इनको डिफरेंट एरियाज में ब्रीफिंग करके इनकी पोस्टिंग की गई। दिलीप सूर्यवंशी और आनंद बेलारे को अंधेरी पुलिस स्टेशन में लगाया गया। उसी तरह विष्णु कुमार और प्रकाश जॉर्ज को एंटोपल में लगाया गया। उसी तरह आगे चलते विलास टूपे और उनके साथ विजय सलास्कर जो मुंबई हमले में शहीद हुए थे, उनको MIDC पुलिस स्टेशन में लगाया गया। तो इस तरह से जो क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज थे उनमें इन नए लोगों की पोस्टिंग की गई और इनको अटैच किया गया एक सीनियर ऑफिसर के साथ, ताकि ये नया जो यंग ब्लड है वो कोई गर्मजोशी में कोई बड़ी गलती नहीं कर बैठे। तो एक सीनियर ऑफिसर हुआ करता था, एक के नए यंगस्टर बच्चे लोग थे। तो उस बैच में से निकल के प्रदीप शर्मा ने और प्रफुल्ल भोसले ने बहुत अच्छा नाम कमाया। कुछ ऐसा था कि एक तो प्रदीप शर्मा बेसिकली महाराष्ट्र नहीं थे, उनका वो बेसिकली रहने वाले थे आगरा के, यूपी के। और उन्हीं दिनों में इनका जब जन्म हुआ उस टाइम पे जो नेशनल राष्ट्रभाषा पॉलिसी बनी थी, उसमें हिंदी राष्ट्रभाषा होने के नाते महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का बंदोबस्त किया गया। लेकिन महाराष्ट्र में इतने हिंदी टीचर उपलब्ध नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, इसलिए बहुत सारे टीचर जो थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार से मंगवाए थे। वो जो टीचर आए उनको कुछ जो उनको सैलरी उनके राज्य में मिलती थी उससे कुछ ज़्यादा सैलरी दे के, उनको रहने का घर दे के, कुछ इस किस्म के प्रोत्साहन दे के, कुछ एडवांटेजेस दे के उनको बुलाया गया। उसी समय प्रदीप शर्मा के पिताजी आगरा से अमरावती और नागपुर महाराष्ट्र में जो शहर है वहाँ पे हिंदी के टीचर बन के आए। तो उसी जगह पे प्रदीप शर्मा ने अपनी पढ़ाई शुरू की, वहीं से कॉलेज किया और करते करते 1983 में पुलिस फोर्स में आ गए। तो इनकी जो बैकग्राउंड थी वो यूपी की थी और इनका सर्कल भी ज़्यादा उन्हीं लोगों से नॉर्थ इंडियंस के था। लेकिन क्योंकि काफ़ी साल महाराष्ट्र में रहने के बाद मराठी सीख लिया तो थोड़ा सा है, लेकिन बेसिकली वो जो डेयरिंग थी, एक रहने सहने का जो कल्चर था वो यूपी का ही रहा। तो वो एक एडेड एडवांटेज था कि उनको महाराष्ट्र और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में अंदर की जानकारियां नहीं थी, क्योंकि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह BA करके इमीडिएटली वो पुलिस फोर्स में आ गए। तो एक एडवांटेज थी कि जो आने के पहले दिल में डर नहीं था। तो खैर हाइट बॉडी अच्छी थी, देखने चाटने में अच्छा था, डेयरिंग था, तो काम किए, डेयरिंग भी की और अपना ऐसा आने वाले 5 साल में अच्छा नाम कमाया। इनकी कुछ शक्ल इस किस्म की है कि जब अंडरवर्ल्ड में शुरू के 15-20 लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मारा, तो प्रदीप शर्मा का निकनेम जो था, जो एक नाम अंडरवर्ल्ड के सर्कल में इनका मशहूर हुआ, वो था कादर खान। उन दिनों में कादर खान हिंदी फिल्मों में बहुत हिट एक्टर हुआ करता था। और उस समय जो कादर खान का उस जवानी के टाइम पे जो उनका हेयर स्टाइल था और थोड़ा सा नैन नक्श जो चेहरे के थे, वो
थोड़े थोड़े प्रदीप शर्मा के उनके साथ मिलते थे। तो अंडरवर्ल्ड में एक नाम पड़ गया कादर खान। तो प्रदीप शर्मा वो मुंबई के क्राइम जगत में कादर खान के नाम से मशहूर हुआ। तो ये अकेले प्रदीप शर्मा की बात नहीं है, अंडरवर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम, जैसे राहुल का जो निकनेम था वो मुच्छड़ पड़ा था, बड़ी बड़ी मूछें रखता था एक जमाने में। और इसी तरह अरुण गवली का नाम डैडी पड़ गया। और जो अमर नायक था उसको रावण बोलते थे, वो बहुत दिमागी था, 10 सिर बोलते हैं उसके थे, इतना दिमाग से काम लेता, रावण से मशहूर हो गया। तो इसी तरह ये नाम चलते रहते। कस्टम के ऑफिसर थे, LD अरोरा एंटी स्मगलिंग एक्सपर्ट थे, वो बालों में मेहंदी लगाते थे थोड़ी लाल रंग की, तो उनका नाम लाल टोपी पड़ गया था। तो ये कुछ ऐसा अंडरवर्ल्ड के और पुलिस के अपनी अपनी एक शब्दावली है जिसके तहत लोगों के नाम रख दिए जाते हैं। तो खैर प्रदीप शर्मा ने जो एनकाउंटर किए वो सब सीनियर पुलिस ऑफिसर की रजामंदी से होते थे। ये बिल्कुल गलत बात है जो लोग ये सोचते हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कभी भी कहीं भी जाके किसी को गोली मार सकता है, ऐसी बात नहीं होती थी। पहले उस क्रिमिनल की पूरी हिस्ट्री थी वो देखी जाती थी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाता था और उसको एक तरीके से मैसेज पहुंचा दिया जाता था कि अरे भाई सुनो, आपके अभी आखिरी दिन है, जहाँ तो अपने आप को सुधार लो, पुलिस के हवाले कर दो और कानून की कार्रवाई के साथ आप जुड़ो, नहीं तो आप अभी फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जिसको एनकाउंटर का नाम दिया गया। तो कई लोग उसमें ऐसे थे जो पुलिस की बात मानते हुए उन्होंने अपना क्राइम का फील्ड छोड़ के वापस मेन लाइन में आए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल तो फिर कभी बात करेंगे उनकी। लेकिन जो नहीं आए उनको फिर हायर अप से एक ग्रीन सिग्नल था, वो ये सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मिल जाता था और फिर उस आदमी को ट्रैप करके उसको ढूंढ के कहीं से बुला के और एक आइसोलेटेड जगह पे ये एनकाउंटर था वो प्लान किया जाता था, ताकि कहीं पब्लिक प्लेस में अगर गोलियां चलें तो जो कोलैटरल डैमेज होता है, जो आसपास में लोग खड़े हैं उनको कहीं गोलियां लगे कुछ हो तो और बहुत नुकसान होता है। और आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जब ऐसी कोई घटना होती है तो एक जुडिशियल या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी होती है एनकाउंटर के बाद। और लकीली मुंबई पुलिस शायद हिंदुस्तान की अकेली ऐसी पुलिस है जिसके हर ACP के पास जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, जो जिसको हम बाकी स्टेट्स में या डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल देते हैं, तो वो ACP जो होता है उसके पास एक स्पेशल जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, क्वासी जुडिशियल पावर जिसको बोलते हैं। तो वो उन पावर के नीचे जरूरत पड़ने पर वो एक मजिस्ट्रेट का रोल भी अदा कर लेता है। तो ऐसे एनकाउंटर्स के बाद मैंडेटरी जो होता था कि एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, तो मुंबई में कभी भी वो मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं होता था जो बाकायदा क्रिमिनल कोर्ट का इंचार्ज होता था, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेशन जज या इस किस्म का जुडिशियल ऑफिसर को कभी भी अच्छी इंक्वायरी नहीं दी जाती थी। वो मुंबई के ही किसी ACP को, क्योंकि उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर भी होती थी, उसको इंक्वायरी दी जाती थी। अब एक पुलिस वाले ने एक आदमी को मारा, दूसरा पुलिस वाला उसकी इंक्वायरी कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा आप समझ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो एनकाउंटर्स होते थे वो कवर अप कर लिए जाते थे कि पुलिस का जो वर्दी के ऊपर एक दाग है वो लगने से बच जाता था कानूनी तौर पे। लेकिन जनता में मैसेज तो यही जाता था कि जो क्रिमिनल कानून से टकराएगा वो गोली खाएगा, ये क्लियर मैसेज था। और उसका इन द लॉन्ग रन काफ़ी फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो क्रिमिनल अपने आप किसी से बदला नहीं ले सकता था, तो वो अपने सोर्सेज के थ्रू इनमें से कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अपने आप में ही कानून बन गए थे, उनके साथ मिलजुल करके, उनके साथ मिली भगत करके, सौदेबाजी करके, उनको पैसा देके
अपने दुश्मनों को मरवा लेते थे। वो जो फर्जी एनकाउंटर हुए, कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक गैंग के साथ मिल गए, कुछ दूसरे जो थे गलीबल वो दूसरे गैंग के साथ मिल गए। तो दाऊद गैंग का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है वो छोटा राजन गैंग के लोगों को मारता रहा। तीसरा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था उसने अरुण गवली को टारगेट कर लिया। चौथे ने अपने आप स्पेशलाइजेशन थी वो अमरनाथ गैंग को ख़त्म करने के लिए रख ली। तो इस किस्म से जो एक नकेल जो इनके नाक में डाल के रखनी थी डिसिप्लिन की सीनियर अफसर्स ने, वो कहीं ना कहीं बहुत कामयाब नहीं रही। इनको बहुत लंबी रस्सी दे दी गई, इनके बहुत सारे क्राइम्स को अनदेखा किया गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते काफ़ी सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे वो एक्सटॉर्शन एक्सपर्ट भी कहलाने लगे। तो अपने रुतबे का और अपने पास्ट का, अपने गोली चलाने की ताकत का फ़ायदा उठा के उन्होंने लोगों की सेटलमेंट करवानी शुरू कर दी, लोगों को मनी एक्सटॉर्शन प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अपने धंधे भी खोल लिए, डाक बार खोल लिए, बीयर बार खोल लिए, कुछ लोग फिल्म प्रोडक्शन में चले गए, कुछ लोग बेनामी बिल्डर बन गए। मतलब ये सब इंस्पेक्टर से तरक्की करते करते जब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, 3 स्टार ऑफिसर, तो इनमें से कई लोगों की 500-500 करोड़ 1-1 हज़ार, लोग तो 10-10 हज़ार भी कहते हैं, इतनी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक वर्थ बना लिया। और इसी तरह पॉलिटिशियन के साथ मिलके, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलके जो गलत काम करने लगे वो कहीं ना कहीं फिर इनके गले में पड़ने लगे। उनमें से एक ये किस्सा आज के दिन में प्रदीप शर्मा के साथ हुआ। ऐसे पहले भी कई हो चुके हैं और उन केसेस में तकरीबन हर केस में प्रदीप शर्मा बरी होके निकले, क्योंकि एविडेंस नहीं थी, वो गवाह इनके सामने खड़े नहीं होते। लखन भैया के केस में 14 ऑफिसर जो साथ में थे उनको तो सजा होती है, लेकिन प्रदीप शर्मा अकेला ऑफिसर है जो बरी होता है हाई कोर्ट से। तो इसी तरह अभी जो लेटेस्ट केस है अंबानी के साथ ताल्लुक रखता हुआ, जिस शख्स को मार के समुद्र में फेंका गया, उसकी लाश को ठिकाने लगाने का इल्ज़ाम जो प्रदीप शर्मा पे लगा है, मुझे नहीं लगता कि उसमें भी इसको सज़ा होगी, क्योंकि कल मैं जो रिपोर्ट देख रहा था NIA की, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की, उसमें 2 लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि इस आदमी को हमने मारा था और हमने इसको समुद्र में फेंका था। अब जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो अल्टीमेटली वो लोग बोलेंगे प्रदीप शर्मा ने नहीं, हमने मारा था, तो प्रदीप शर्मा को फिर कोई सज़ा नहीं होगी, वो फिर बाहर आएगा, फिर आज़ाद घूमेगा। ये हमारे कानून की, हमारे सिस्टम की एक त्रासदी है और इसको इसका नुकसान क्या होता है समाज को, कानून को, पुलिस फोर्स को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैंने जो इनमें से बहुत से लोगों को बहुत करीब से देखा है, वो कुछ चंद किस्से कहानियां मैं आपको ये आने वाले थर्सडे को सुनाऊंगा, 1-2 दिन के बाद, जिसको मैं वीरवार कहता हूँ। उस दिन ये बाकी का किस्सा, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का आपके सामने पेश करूंगा, उसको सुनने का इंतज़ार कीजिए। और तब तक के लिए मैं बलजीत परमार आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ।